नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, अह भन्ते स इंगालस्य स धूमस्य संजोयना दोष दुत्थस्य पान भोजनस्य के अट्ठे पन्नते गोयमा जे णम निगंथेवा फासु एष निजम असन पान खाइम साइमम परिगाहिता मुच्छिए गिद्धे गढ़िये अज्जोव वन्ने आहार माहारे एसनम गोयमा स इंगाले पान भोजने जेनम निगंथीवा फासु एष निजम असन पान खाइम साइमम परिगाहिता महया अपत्यम कोह किलामम करे माने आहार माहारे एसनम गोयमा स धूमे पान भोजने जेनम निगंथीवा फासु एष निजम असन पान खाइम साइमम परिगाहिता गुणपायन हेउम अन्नदब्बेणम सद्धिम संजो एता आहार माहारे एसनम गोयमा संजोयना दोष दुट्ठे पान भोजने एसनम गोयमा स इंगालस्य स धूमस्य संजोयना दोष दुट्ठस्य पान भोजनस्य अट्ठे पन्नते। भोजन के संदर्भ में प्रश्न किया गया है, भन्ते स अंगार स धूम और संयोजन दोष से दूषित पान भोजन का क्या अर्थ प्रज्ञप्त है। साधु साध्वी जो एक संयम जीवन जीने वाले और जीवन को टिकाने के लिए पान भोजन पानी भी चाहिए, उस संदर्भ में बताया गया है कि कोई निर्ग्रंथ अथवा निर्ग्रंथ यानी साधु या साध्वी पान भोजन असन पान खाद्य स्वाद्य को ग्रहण करता है और कल्पनीय प्रासुक अभिलषणीय ऐसणीय पानी भोजन असन पान खाद्य स्वाद्य ग्रहण कर लेता है, फिर वो आहार करता है। उस आहार में वह साधु साध्वी मूर्छित हो जाए, गृद्ध हो जाए, ग्रथित आसक्त होकर वो आहार करता है, तो वह पान भोजन उसके लिए मानो अंगार है, यानी वो दोष का काम है। भोजन में जो आसक्ति हो जाती है साधु के, मूर्छा सहित आसक्ति सहित जो आहार किया जाता है वह स अंगार है, अंगार दोष युक्त है। साधु के राग रूपी अग्नि वो साधु की साधना में कुछ नाश करने वाली हो सकती है। तो भोजन के संदर्भ में ये अंगार दोष है। दूसरी बात है, मनोज्ञ भोजन में तो ठीक है, वो राग अमनोज्ञ भोजन आ जाए और वह साधु साध्वी उस समय आक्रोश गुस्से में आकर आहार करता है, यानी क्या भोजन आया है, कैसा भोजन आया है, ऐसे आक्रोश क्रोध उस रूप में वह आहार करता है, तो वह भोजन सधूम है, वो भी आक्रोश के रूप में दोष हो जाता है। अब तीसरी बात है, वो साधु या साध्वी है, वो भोजन जो
गोचरी में आया है, अब वो सरस बनाने के लिए अनेक चीज़ों को आपस में मिलाता है। सरस बनाने के, बढ़िया लगेगा, सरस बनाने के लिए मिला मिला कर खाता है। वह संयोजना दोष से दूषित होता है। साधु को स्वाद के लिए यूँ मिला मिला कर नहीं खाना चाहिए, बस चबाना चबा लो, उतार लो। स्वाद लेने का, रस लेने का वो प्रयास साधु को नहीं करना चाहिए। तो निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथियाँ हैं, उन्हें भोजन तो मान ले, आवश्यकतानुसार करना होता है, पर भोजन में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सरासरा कर नहीं खाना, आसक्ति युक्त नहीं बनना भोजन में, और न अमनोज्ञ भोजन में गुस्सा करना, गुस्सा करते हुए भी नहीं खाना, और न स्वाद के लिए पदार्थों को मिला मिला करके खाना चाहिए। इन दोषों से निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथी को बचना चाहिए, ताकि उनकी संयम की साधना अच्छी चल सके। ये बातें हमें आगमों में आर्षवाणी से प्राप्त होती है, उनका फिर अनुवाद और टिप्पण व अथवा भाष्य भी है, और भी कई परिशिष्ट आदि। तो ये जो हमें प्रेरणाएं आगम से मिलती हैं, ऐसे स्वाध्याय से भी एक कुछ वैराग्य का भाव पुष्ट हो सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी के जीवन को हम देखें और उनके अपने जीवन के तरीके, उनका आहार का क्या प्रयोग था, आहार के क्या तरीके थे, प्रयोग थे, उनके भाषण व्याख्यान का क्या तरीका था, उनका प्रशासन का क्या तरीका था, अध्यापन का क्या तरीका था। अनेक रूपों में हम परम पूज्य आचार्य तुलसी के जीवन का अध्ययन कर सकते हैं, और कहीं कहीं तुलनात्मक अध्ययन भी किसी अन्य महापुरुष के साथ कर सकते हैं। आज कार्तिक शुक्ला द्वितीया है, और परम पूज्य आचार्य तुलसी आज से 108 वर्ष पूर्व जन्मे थे। 100 वर्षों से अधिक समय हो गया है। हमने सन 2013-14 में परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी भी मनाई थी, हमें वह अवसर मिला था। शताब्दी की योजना तो आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय शुरू हो गई थी, पर मनाने का मौका वो हम लोगों को मिला। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो पधार गए थे। तो गुरुदेव तुलसी का यह जन्म दिवस है, और एक अनुशासता हमारे धर्म संघ को परम पूज्य कालूगणी के अवदान के रूप में मानो प्राप्त हुए थे। एक नव युवक छोटी उम्र के आचार्य धर्म संघ को मिले थे। परम पूज्य आचार्य तुलसी का अपना व्यक्तित्व था, और उनका अपना कर्तृत्व भी था। ये जो आगम हैं, इन आगमों के संशोधन, संपादन, अनुवादन, ऐसा जो कार्य है, वो परम पूज्य आचार्य तुलसी के शासन काल में, आचार्य काल में प्रारंभ हुआ था। और कार्य की दृष्टि से देखें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने शुरू किया था। आज हमें कितने आगम इस रूप में सुविधा से पढ़ सकें, इस रूप में उपलब्ध हो रहे हैं।
आज के दिवस को अनुव्रत दिवस संज्ञा प्राप्त है और अनुव्रत आचार्य श्री तुलसी का एक व्यापक कार्यक्रम है, अवदान है। कितने कितने लोग अनुव्रत से संपृक्त हुए हैं, भले वे जैन हो अथवा अजैन हो, कैसे भी अनुव्रत से कितने लोग संपृक्त हुए हैं। और आज भी अनुव्रत का कार्य चल रहा है। कभी अनुव्रत महासमिति भी हुआ करती थी। आज अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के रूप में वो अनेक चीज़ें मानो उसी में विलीन हो गई हैं और वह संस्था तो देश विदेश से संपृक्त रही है। एक अनुव्रत की सशक्त मानो बॉडी है, संस्था है और अनुव्रत से जुड़े हुए कार्यकर्ता और उधर वो अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास भी अनुव्रत नाम से युक्त न्यास है। तो ये संस्थाएं माध्यम है, मुख्यतया कार्य की दृष्टि से अभी अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी है। तो एक बहुत बड़ा जिम्मा इस संस्था पर है, अनुव्रत के कार्य को प्रसारित करना। कितने कितने कार्यकर्ताओं ने अनुव्रत के प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज भी कितने कितने कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। स्थानीय स्तर पर अनुव्रत समितियां, कितने लोग जैन अजैन इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। तो यह आचार्य तुलसी ने एक व्यापक रूप जो दिखाया अनुव्रत का। तो अनुव्रत दिवस है, छोटे छोटे नियम, आदमी के जीवन में अच्छे अच्छे नियम आते हैं तो आदमी का जीवन अच्छा बन जाता है। कार्तिक शुक्ला द्वितीया समण श्रेणी का भी जन्म दिवस है और आज से 42 वर्ष पूर्व आज के ही दिन जैन विश्व भारती लाडनू में वो समण श्रेणी की प्रथम दीक्षा समारोह आयोजित हुआ था विलक्षण दीक्षा के रूप में। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी के युग में समण श्रेणी का शुभारंभ हुआ था और इस श्रेणी का भी अपना महत्व भी है। और इस श्रेणी ने 42 वर्षों में, कभी एकदम प्रारंभ काल में यह श्रेणी थी, आगे बढ़ती गई, विकास किया है। और जहाँ एक और शिक्षा के क्षेत्र में इस श्रेणी का योगदान है। जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट मान्य विश्वविद्यालय लाडनू में समण श्रेणी ने प्राध्यापन के माध्यम से और पीएचडी कराने प्राध्यापन के रूप में कितना बड़ा योगदान दिया है और दे रही है आश्रय। तो और भी कितनों को पढ़ाने में और कभी कभी चारित्रात्माओं को भी पढ़ाने में इस श्रेणी की सदस्यों ने अपना योगदान दिया। पहले पुरुष समण भी होते थे, उन्होंने भी अपने ढंग से काम किया है, सेवा दी है। वर्तमान में वो एक विंग तो इतिहास का विषय बन गया, मानो अतीत का विषय बन गया। वर्तमान में कोई पुरुष समण के रूप में नहीं है, केवल समणियाँ ही हैं। जो पुरुष नहीं, केवल समणियाँ हैं, यानी बाइयाँ कहते हैं, समणियाँ हैं। तो समणियों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है और दे रही है। और भले संस्कृत भाषा पढ़ानी हो और मान्य विश्वविद्यालय में पढ़ाना हो, आदि अनेक विषयों में समणियों का विकास है, प्राध्यापन में भी योगदान दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो चारित्रात्माओं की चिकित्सा परिचर्या में भी समण श्रेणी का
बहुत योगदान रहा है, सेवा देती रही है। और हम विदेश की दृष्टि से देखें तो विदेश यात्राओं में तो विदेश का काम तो मोटा मोटी संतों का तो कोई क्षेत्र है नहीं। विदेश मतलब अमेरिका जैसे, नेपाल आदि की अलग बात है। तो वो तो समणों का समण श्रेणी का मुख्यतया, या कहीं मुमुक्षु बाइयाँ भी कहीं कहीं गई है। तो समण श्रेणी का वो मुख्य क्षेत्र रहा है और कितना कार्य किया है। विदेश में सेंटर चलते हैं, उनमें कितना समण श्रेणी का योगदान, कितनी कितनी समणियाँ सेंटर्स में रही हैं। स्वयं हमारे साध्वी प्रमुखा जी भी विदेश यात्रा समण श्रेणी में जब थी, क्योंकि समण श्रेणी के पहले बैच में, आप तो आदि बैच में समणी बनने वाली, प्रथम समणी नियोजिका बनने वाली रही हैं। तो प्रारंभ काल में आप समण श्रेणी की नियोजिका रही हैं, समणी रही हैं। तो आपके ध्यान में तो शुरू के इतिहास की बातें भी, तो यह समण, आप स्वयं भी विदेश पधारी हुई हैं समणी के रूप में। तो समणियों ने विदेश यात्रा के माध्यम से विदेश में रहकर भी कितना कार्य किया। साध्वी वरिया समणी तो रही है, थोड़ी विदेश की तैयारी तो की होगी, पर विदेश यात्रा का मौका उस रूप में नहीं भी मिला होगा, पर फिर भी शायद तैयारी तो जाने की तैयारी हुई। कई बार तैयारी हो जाती है, मानो गाड़ी छूट जाती है, यानी वो मौका नहीं मिलता होगा जो भी। तो साध्वी वरिया भी समणी रूप में रही है। पहले मुख्य नियोजिका के रूप में पहले आप साध्वी बनने के बाद भी समण श्रेणी की देखभाल किया करती थी। बाद में साध्वी वरिया को यह काम सौंप दिया समण श्रेणी की देखभाल का। तो विदेश यात्रा के माध्यम से भी समण श्रेणी ने कितना योगदान दिया है, कार्य किया है। और कहीं कहीं प्रभाव आज भी जितना हम सुनते हैं, जानते हैं, विदेशों में अमेरिका जैसे क्षेत्रों में समण श्रेणी का प्रभाव है। और वो जो बहुत वर्षों पहले वीरगंज नेपाल में कार्यक्रम हुआ था, तब समणी कुसुम प्रज्ञा जी ने वहाँ वीरगंज में भाषण दिया था। मुझे वो स्मृति मैं भूल न करूँ तो उन दिनों में कुसुम प्रज्ञा जी के भाषण की गूंज हुई थी, प्रशंसा के रूप में। उस प्रोग्राम में जो भाषण दिया वीरगंज में, उसकी थोड़ी गूंज भी हुई थी। हालांकि वो एक बार का भाषण, वो गूंज उस भाषण की कई दिनों तक, उन दिनों में वो समण कुसुम प्रज्ञा जी का भाषण यहाँ प्रशंसा पर गूंज हुई थी। यानी समण श्रेणी ने अपना योगदान भी दिया है। तो विदेश के माध्यम से, विदेश यात्राओं के माध्यम से, और यह श्रावक समाज की सार संभाल भी, जगह जगह समणियों के केंद्र बनते हैं, उपकेंद्र कहीं और समण श्रेणी अपनी सेवा देती है। तो इधर पारमार्थिक शिक्षण संस्था मुमुक्षु बाइयों की भी सेवा समणियाँ करती है। मानो पारमार्थिक शिक्षण संस्था समणियों की सेवा करती है, वो अन्योन्य संबंध हो सकता है। ऐसे अनेक रूपों में समण श्रेणी का अपना योगदान भी है। समण श्रेणी को भी कितनों ने योगदान दिया है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने कितना ध्यान दिया होगा, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, उनका कितना योगदान, कितनी कृपा। उनका योगदान तो शायद छोटा शब्द है, क्या कितना उनका तो अनुग्रह है समण श्रेणी के विकास में रहा। इधर साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी वर्षों तक उनका भी, और तो ऐसे कितनों का, हमारी और भी साध्वी जी का भी इसमें योगदान। तो यह समण श्रेणी जो 42 वर्ष पूर्व जन्मी थी, और आज भी वह समण श्रेणी हमारी चल रही है। और समण श्रेणी में और अच्छा विकास होता रहे, कहीं रुकना, कहीं बढ़ना, कहीं पीछे हटना, ये सभी चीज़ें हैं। कहीं पीछे भी हटा जा सकता है। समणी कुसुम प्रज्ञा जी आज सवेरे वो कई बातें बता रही थी, प्रारंभ में क्या स्थिति थी। तो ये अनेक स्थितियां हैं, कहीं रुकना, कहीं बढ़ना, कहीं हटना, जो जैसा उचित लगे वैसा मौके मौके पर किया जा सकता है। तो
समन श्रेणी में कितनी नियोजिकाएं भी हुई हैं। जैसा मैंने कहा, आदि नियोजिका तो स्मित प्रज्ञा जी समणी यानी साध्वी प्रमुखा जो वर्तमान में वे थी, उसके बाद भी कितनी नियोजिकाएं हुई हैं। उनका भी एक अपना सेवा का क्रम है समन श्रेणी के लिए। समणी मधुर प्रज्ञा जी फिर नियोजिका, अनेक बार समणी मधुर प्रज्ञा जी समन श्रेणी की नियोजिका बनी है, और समणी अक्षय प्रज्ञा जी भी समन श्रेणी की नियोजिका रही हुई है। और यह समणी जो पहले मुदित प्रज्ञा वर्तमान में साध्वी मीमांसा प्रभा है, वो भी कभी नियोजिका थी। परम प्रभा जी जो वर्तमान में साध्वी हैं, पहले समणी परम प्रज्ञा थी, वे भी उसकी नियोजिका बनी थी। और मंगल प्रज्ञा जी थी, वे भी अब तो साध्वी बन गई, पहले वो समणी नियोजिका के रूप में रही थी। और वाइस चांसलर भी जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट की वो रही थी। बाद में वो मेघ प्रभा जी मल्ली प्रज्ञा जी थी, वो भी नियोजिका बनी थी। फिर चारित्र प्रज्ञा जी, फिर वो वाइस चांसलर भी वो बनी थी जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट की, और समन श्रेणी की नियोजिका भी बनी थी। और बाद में अब वो समणी नियोजिका अमल प्रज्ञा है। ऋजु प्रज्ञा जी बीच में बनी थी, वो वर्षों तक ऋजु प्रज्ञा जी भी। कितनी समणियों ने नियोजिका के रूप में भी समन श्रेणी की सेवा की है। और बाद में वो अमल प्रज्ञा अभी वर्तमान में समणी नियोजिका है। और साध्वी वरिया के मानो कि वो पास में रहती है, यानी वो संपर्क में रहती है समणी अमल प्रज्ञा नियोजिका। साध्वी वरिया पर तो है ही, फिर वो साध्वी वरिया के संपर्क में रहती है, यानी साध्वी वरिया का ऊपर वो देख रेख का या मार्गदर्शन का जो भी वो क्रम। तो कितनी नियोजिकाओं ने भी समन श्रेणी को सेवाएं दी हैं। और नियोजिका तो कभी आज है कल रहे न, यानी वो कई बार वो जब जैसा मौका, पहले तो बसंत पंचमी का दिन होता तब कई बार समणी नई नियोजिका होती, तो कई बार मुझे याद है बसंत पंचमी के दिन यह कई वर्षों बाद जैसी अपेक्षा परिवर्तन होता रहता था। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी का कितना बड़ा एक कृपा भाव, इस श्रेणी कृपा भाव क्या, परिश्रम क्या, चिंतन मंथन क्या जो रहा है, तो यह समन श्रेणी भी खूब अच्छा विकास करती रहे। और कैसे और संयम और तेजस्विता, यानी संयम की बात भी सापेक्ष है। कहीं कहीं संयम की बात, तो संयम कार्य करते हुए भी संयम हो सकता है। तो कहीं वाहन का इतना आवश्यकता रूप उपयोग है, तो समणियों को वाहन का उपयोग भी करना होता है। इतनी अपेक्षा नहीं है तो अनावश्यक वाहन का उपयोग भी क्यों हो। ऐसी अनेक प्लस माइनस, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, कहीं हार कहीं ना, ज़रूरत है तो काम करना पड़े, कि वरना क्यों वाहन का उपयोग करें। तो विकास भी हुआ, कभी वाहन का उपयोग काफ़ी होता था, अब कुछ उपयोग कम भी हो गया है। तो संयम की चेतना भी पुष्ट रहे। तो ऐसी यह समन श्रेणी जैन शासन में एक गुरुदेव तुलसी के द्वारा एक वो नया प्रस्फुरण किया गया, और वो एक प्रकार का मानो साहस भी उसके लिए अपेक्षित होता है। तो वो गुरुदेव तुलसी जैसे महापुरुष थे, तो उन्होंने वो जो कर दिया काम, और उधर युवाचार्य महाप्रज्ञ जी उनके साथ। तो यह समन श्रेणी दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करती रहे, खूब अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक सेवा परक बौद्धिकता परक शिक्षा परक अपना विकास करती रहे, और हमारे शासन की भी सेवा करती रहे, दूसरों की भी यथा योग्य यथा अपेक्षा सेवा करती रहे। तो आचार्य तुलसी का यह एक योगदान है समन श्रेणी का। तो समणियों ने जो सेवा की है, आगे भी खूब अच्छी सेवा देती रहें। और कितनी समणियाँ तो साध्वियाँ बन गई है। समन श्रेणी में से जितनी समणियाँ हैं, उनसे ज़्यादा संभवतः साध्वियाँ, काफ़ी समणियाँ साध्वियाँ बन गई हैं। तो वो ठीक है, इधर से उधर, कभी इधर से उधर आने की बात हो जाती है, और थोड़ा फर्क है। ये दो मान लो भाग हो, इधर से थोड़ा सा इधर कर दो तो साध्वी बन जाती है। तो वो ज़रूरत हो तो इधर से उधर भी किया जा सकता है।
तो जैसा उपयोगिता का क्रम, जैसी अपेक्षा उस रूप में हो सकता है। तो आचार्य तुलसी का यह जन्म दिवस है, कार्तिक शुक्ला द्वितीया, जो हमारे धर्म संघ में पहले गुरुदेव तुलसी विराजमान थे तब अलग थोड़ा रूप होता था उसका, अब थोड़ा अलग रूप होता है। वो समय समय की बातें हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को मैं बड़े श्रद्धा भाव से स्मरण व वंदन करता हूँ। हम जैसे कितनों पर गुरुदेव तुलसी का उपकार है, कितनों को उन्होंने संपोषण दिया है, कितनों को प्रबोधन मानो दिया, कितनों को संबोधन दिया, और कितनों को आगे बढ़ने के लिए मानो पथ दिया, सहारा दिया, अंगुली पकड़ी, अंगुली पकड़ाई, कुछ भी मान ले। तो ऐसे परम पूज्य आचार्य तुलसी को बार बार वंदन अभिवंदन। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।